तौर से लगभग 60% महिलाएं इससे पीड़ित रहती हैं। हमारे भारत का जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, यहाँ पर तो कम, लेकिन अगर अन्य देशों में देखें तो ये रोग कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर होता है, वो बॉडी के एस्ट्रोजन हार्मोन्स पर उसका इफेक्ट होता है। मोटापा अगर बढ़ जाता है, बहुत अधिक फैटी बॉडी महिला की हो गई है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है। तो ये प्रमुख रोग बन गया है आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर श्रीवास्तव, आज हम बात करेंगे महिलाओं के मासिक धर्म में होने वाले गड़बड़ियों की। तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है और इसके होने के क्या कारण होते हैं? जी वंदना जी, आपका बहुत ही सामायिक सवाल है और कॉमन सवाल है ये, और आमतौर से लगभग 60% महिलाएं इससे पीड़ित रहती हैं। हमारे भारत का जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, यहाँ पर तो कम, लेकिन अगर अन्य देशों में देखें तो ये रोग कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस पे क्लाइमेट का भी असर पड़ता है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि एमेनोरिया है क्या। महिलाओं में जो मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये अगर रुक रही है, कभी 1 महीने आई, 2 महीने नहीं आई, या इनमें कोई गड़बड़ी हो गई, तो हम इसको एमेनोरिया में लेते हैं। एमेनोरिया यानी मासिक धर्म की अनियमितता में लेते हैं। अब पहले हम बात कर लें कि मासिक धर्म होता क्यों है या कैसे होता है। 8 साल की उम्र से प्रकृति शरीर में, महिलाओं के शरीर में एक प्यूटेटरी ग्लैंड में गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का सेक्रेशन आता है, और ये 8 साल से लेकर के 11 साल यानी लगभग 3 साल के दौरान ये सेक्रेशन कंप्लीट होता है। तब जाकर के प्यूबर्टी पीरियड आरंभ होता है। यानी इसका एक अहम पीरियड माना जाता है कि 13 वर्ष की लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ हो जाना चाहिए प्रकृति के नियम के अनुसार, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं जिसे हम LH कहते हैं, और एक होता है FSH जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। और ये ग्रेफियन फॉलिकल से निकलता है जिसमें स्टेरॉइड हार्मोन्स की अधिकता होती है। अब हार्मोन्स को हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स, जो कि थीका, इसमें 2 हार्मोन्स निकलते हैं कि एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है। ये दोनों ही हार्मोन्स ग्रेफियन फॉलिकल से निकलते हैं। हम इसको फेमिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स है जो शरीर की वृद्धि से लेकर के उसकी आवाज, उसके ब्रेस्ट का आकार, उसके गले की, उसकी आवाज का सीक्वेंस, फ्रीक्वेंसी तय करना, विभिन्न, और उसके कमर की हड्डियों का बढ़ना, ये तमाम ऐसे जो फीमेल के अतिरिक्त लक्षण हैं, उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अब चूंकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, और जब 13 साल की बच्ची हो जाती है तो इसके ओवरी के पास जाकर के ये हार्मोन्स इतना सक्रिय हो जाता है कि वहां से ओवम निकलने लगते हैं, और उस ओवम को शरीर से बाहर 28 दिन की एक प्रक्रिया है जिससे इसको बाहर निकलना चाहिए। किन्हीं परिस्थितियों में, अब 2 तरह की परिस्थितियां होती हैं एमेनोरिया की। एक प्राइमरी एमेनोरिया होती है और एक सेकेंडरी एमेनोरिया होती है। जो प्राइमरी एमेनोरिया होती है, हम इसको इस कंडीशन में लेते हैं कि लड़की की उम्र अगर 13 से 18 साल तक हो गई, यानी 5 साल का दौरान हो गया और उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आई ही नहीं, उसको MC हुआ ही नहीं, तो ये प्राइमरी एमेनोरिया में हम लेते हैं। और अगर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है और इसके बाद 1 महीने 2 महीने के बाद उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, तो ये हम सेकेंडरी एमेनोरिया में लेते हैं। अब जो प्राइमरी एमेनोरिया कारण है, वो कारण ये होता है, कभी कभी क्या होता है कि आजकल के मॉडर्न साइंस के दौरान बच्चे स्कूल जाते हैं और बहुत अधिक शारीरिक श्रम, व्यायाम करना, साइकिलिंग करना, या बॉडी का वजन बहुत, प्राकृतिक रूप से वजन बहुत बच्चा कमजोर होना, या कभी कभी ऐसा होता है प्यूटरी ग्लैंड में कोई गांठ बन जाना जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन्स, वहां के गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स उसका सेक्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, ओवरी में कोई सिस्ट बन जाना, ये तमाम ऐसे कारण होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि LH हार्मोन्स यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के सेक्रेशन में अपने आप कोई रुकावट आ जाना। तो ये जो कारण होते हैं, अगर ये 18 साल तक की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ नहीं हुई है तो प्राइमरी एमेनोरिया के कारण होते हैं। फिर अपने नजदीकी किसी महिला वरिष्ठ चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। जो सेकेंडरी एमेनोरिया है, जहां पर हम ये मान सकते हैं कि महिलाओं के शरीर में 4 प्रकार के प्रमुख हार्मोन्स होते हैं। एक प्यूटेटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स, एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन्स, और गोनेडो हार्मोन्स। तो मैं ये बता रहा था कि 4 प्रकार के ग्लैंड जो महिलाओं के शरीर में होते हैं, प्यूटेटरी ग्लैंड, थायराइड और गोनेडो।
ये चारों प्रकार के हार्मोन्स महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए उत्तरदायी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन चारों में से किसी भी एक ग्लैंड पर अनियमितता हो गई है तो फिर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। ये सेकेंडरी एमेनोरिया है कि जिस महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ हो गई और बाद में उसको डिस्टर्बेंस अगर आ रही है तो इन चार ग्लैंड में से कोई एक ग्लैंड निश्चित रूप से उसका काम नहीं कर पा रहा है सही, जिससे बॉडी में सही हार्मोन्स का सिक्रेशन ओवरी और वहां पर जो आपका यूरेटरी चैम्बर है वहां तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की सप्लाई वहां पर नहीं हो पा रही है। दूसरा हो सकता है कि कुछ मानसिक रोग ज्यादा हावी हो जाते हैं, मानसिक रोगियों को भी सेकेंडरी एमेनोरिया की प्रॉब्लम्स आती हैं। डायबिटीज के रोगी अगर हैं, अगर महिलाओं को डायबिटीज का परसेंटेज बढ़ है, उनका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ गया है, तो इसमें भी मेंटल के डिस्टर्बेंस दिखाई पड़ते हैं। एक और खास कारण होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का मतलब ये है कि मान लीजिए अभी आप यूपी में रह रहे हैं और फिर आप यहाँ से नैनीताल या उत्तरांचल में चले जाएं, तो जो क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर होता है, वो बॉडी के एस्ट्रोजन हार्मोन्स पर उसका इफेक्ट होता है। यानी टेम्परेचर चेंज भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर गड़बड़ी लाता है। ये तमाम ऐसे कारण हैं। मोटापा अगर बढ़ जाता है, बहुत अधिक फैटी बॉडी महिला की हो गई है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है। ये तमाम दो तरह के हमने आपको बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया, ये दोनों ही कारण जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस के माने जाते हैं महिलाओं में, और ये प्रमुख रोग बन गया है आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में। जब ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो जब आपको ऐसा लगता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहीं पे डिस्टर्बेंस प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है और डिस्टर्ब हो रहा है, तो तत्काल आपको अपने संबंधित लेडी डॉक्टर से संपर्क स्थापित करना चाहिए, और जो संबंधित जांच करवाती हैं उन जांचों को करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट अपने संबंधित डॉक्टर को दिखा करके उनसे सही सलाह लेनी चाहिए। उनके द्वारा बताए गए जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का प्रयोग करना चाहिए, और उनके द्वारा दी गई सलाह या उनके औषधियों पर आपको करना चाहिए। ये कॉमन प्रोसेस है जो आमतौर से महिलाओं को तत्काल अपना लेना चाहिए। इसको डिले नहीं करना चाहिए कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी 2 महीने 3 महीने डिस्टर्ब है और आप उसको वेट कर रहे हैं। आपको तत्काल अपने नजदीकी चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इसके क्या लक्षण होते हैं? कैसे पता चलता है कि ये स्टार्ट हो गया है ऐसा कुछ होना? देखिए, आमतौर से तो जैसे ये लगता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पीरियड है, 28 दिन का प्रोसेस है, कि अगर मान लीजिए किसी महिला को पहली तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ हुई है तो 5 दिन हम मान के चलते हैं कि 5 दिन से 7 दिन का इसका पीरियड है, और 7-7 दिन में प्रकृति ने इसको 28 दिन में कन्वर्ट कर रखा है। पहले 7 दिन ओवम बनते हैं, अगले 7 दिन वो फैलोपियन ट्यूब में रुकते हैं, अगले 7 दिन वो फिर आकर के यूटेरस के बाद में ठहरते हैं, और अगले 7 दिन फिर वो बॉडी से बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, चूंकि वो ओवम फिर खराब हो जाते हैं। अब लास्ट 7 डेज यानी 21 to 28 डेज का जो प्रोसेस है, जब यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स यहाँ पर हाइपर सेक्रेशन में आ जाता है। हमने आपको अभी बताया कि हाइपर और हाइपो 2 शब्द हमारे मेडिकल में हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अनियमितता होने में हाइपो सेक्रेशन एस्ट्रोजन हार्मोन्स का, जब हाइपो सेक्रेशन होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स अपना प्रॉपर काम आते, तो होता यह है कि महिला को बेचैनी तो होगी, उलझन होगी, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो क्लियरेंस है वो उसको नहीं दिखाई पड़ेगा, उसको नहीं लगेगा, तो शरीर में उलझन होगी, कमर के निचले भाग में दर्द होगा, पेड़ों में दर्द होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, बीपी उसका लो हो सकता है। ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय लेडी को आभास होने लगता है। क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका इलाज है? जी जी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जैसा मैंने आपको अपने सभी एपिसोड में बार बार कहा है कि हमारे पास किसी रोग की दवा नहीं है, हमारे पास अंगों की दवा है। हम जब इस तरह की शिकायत वाली महिलाओं को अपने रोगी के रूप में लेते हैं तो वहां पर हमारा ध्यान महिलाओं के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को आरंभ करने वाले जो अंग हैं और जिन अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, हम उन अंगों का चयन कर लेते हैं और उन अंगों की हम औषधियों का सिलेक्शन करने के बाद लेडी को देते हैं। हमारे यहाँ महिलाओं की एक प्रमुख दवा है C1। हम C1 को हर महिला को कंपलसरी देते हैं, और ये C1 आमतौर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी दवा है और ओवरी और फैलोपियन ट्यूब की भी दवा है। तो जब कोई महिला हमारे पास इस तरह की शिकायत लेके आती है कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ है या एमेनोरिया का वो काज बताती है, तो वहां पे हम जो दवा का सिलेक्शन करते हैं वो करते हैं C1 बेन1। ये वेनरियो दवा है बेन1, जो महिलाओं के वेजाइनल ट्रैक पर अपना प्रभाव दिखाती है। तो C1 और बेन1 के साथ हम L2 और A1 ये 4 दवाएं सिलेक्ट करते हैं। A1 हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने की दवा है, यानी ये आर्टरीज पर इसका प्रभाव है। तो जब हम आर्टरीज की मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जब हमारे ओवरी में के आसपास और ज्यादा होता है तो वहां पे एस्ट्रोजन हार्मोन्स
की सक्रियता बढ़ जाती है कार्य करने की। और आरी जब हम देते हैं तो आरी से हमारे सारे के सारे जितने फीमेल के ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी ऑर्गन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गन्स सक्रिय हो जाते हैं। यानी आरी को हम देते हैं सारे ऑर्गन्स को सक्रिय करने के लिए। तो हम सिलेक्ट करते हैं C1, BEN1, L2, A1 और आरी। ये 5 दवाओं को हम 20-20 बूंद दिन में 5 बार लगभग 2-2 घंटे के अंतर पे जब महिलाओं को लगातार 5 दिन 6 दिन दे देते हैं तो उनकी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर हो जाती है। और फिर हम वेट करते हैं पूरे महीने तक, और अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल तक हम ये दवा चलाते रहते हैं। यानी पूरे 1 महीने तक 28 दिन तक हम दवा को देते हैं और हम वेट करते हैं कि नेक्स्ट साइकिल उनकी कैसी हो रही है और कितने दिन हो रही है। अगर साइकिल उनकी प्रॉपर चल रही है तो फिर हम उसको लगातार 3 दिन तक चलाने के बाद रोक देते हैं। इसी के साथ हम एक दवा और देते हैं CNS हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है, चूंकि लेडी मानसिक रूप से परेशान होती है तो हम उसको CNS की 20 ड्रॉप सुबह शाम पिलाते हैं, सुबह खाली पेट और रात में सोते समय। ये 2 फार्मूले हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बहुत सटीक फार्मूले हैं, जिस पर हमारे कई चिकित्सकों ने अपने बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए हैं और इस पर बहुत रोगी ठीक हुए हैं। इस नाते मैं ये कह सकता हूं कि इस रोग से हम छुटकारा दिला सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।